हेलो एवरीवन। तो हम क्लास 9th का चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, उसके बाद एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इनके बारे में हम जो है वो कर चुके हैं। अब हमारे पास है क्लास 9th का चैप्टर 7 जो कि हमारा है ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, पर इससे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल जो है उसका कुछ बेसिक हम पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे तो आप छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो, बट फिर भी ट्रायंगल का बेसिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल्स, यहाँ पे पता लग रहा है हमारा ट्राई और एंगल, मतलब या तो ये लगा लो 3 एंगल्स होते हैं हमारे। जैसे कि अगर हमारे पास ये जो है ए पॉलीगन विद 3 साइड, जो बेसिक डेफिनेशन है, ए पॉलीगन विद 3 साइड, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी जो है वो 3 साइड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये फिगर हमारा जो है वो ट्रायंगल कहा जाता है। अगर इसका नाम ए बी सी अगर हम रख लें तो ट्रायंगल में हमारे पास ये एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, ट्रायंगल हमारा एक क्लोज्ड फिगर होता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 हमारे पास इसमें साइड्स होती हैं। 3 साइड्स होती हैं हमारे पास ट्रायंगल में। कौन कौन सी साइड, एक तो ये साइड होगी हमारी जिसको हम ए बी बोल देते हैं, इसको ए बी बोल लो या बी सी बोल लो। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड हो जाएगी हमारी, सॉरी ए बी बोल लो या बी ए बोल लो, बी सी नहीं, ए बी बोल लो इसको या बी ए बोल लो। ठीक, उसके बाद दूसरी साइड हमारी हो जाएगी बी सी या बोल लो इसको सी बी। ठीक है, दूसरी साइड हो जाएगी हमारी बी सी। ठीक, और तीसरी साइड हो जाएगी हमारी सी ए या ए सी, तो तीसरी साइड सी ए। वैसे एक सीक्वेंस में ही चलें तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कि अगर ट्रायंगल हमारी ए बी सी है, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम लिखूं, अगर ट्रायंगल का नाम ए बी और सी है, ये अगर ट्रायंगल है तो सीक्वेंस में ही साइड्स के नाम लिखो। जैसे कि सीक्वेंस में ऐसे हो जाएगा कि ए बी, एक साइड हमारी क्या होगी ए बी, दूसरी साइड हमारी हो जाएगी ये बी सी, और तीसरी साइड हो जाएगी हमारी सी ए। ठीक है, या फिर अगर ट्रायंगल का उल्टी साइड से लिख रहे हो तो जैसे कि हमारा सी बी हो जाएगी एक साइड का नाम, दूसरी हो जाएगी बी ए और तीसरी हो जाएगी ए सी। ठीक है, तो एक या तो इस साइड में चलो या इस साइड में, एक साइड में। ठीक, उसके बाद तो हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद 3 ही हमारे पास क्या होते हैं, 3 वर्टिसेस भी होते हैं हमारे पास, 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस हम इन 3 पॉइंट को हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो हमारा ए बी और सी जो है हमारे 3 वर्टिसेस हैं इसमें, और 3 ही हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहे होते हैं, 3 एंगल्स, 3 एंगल्स। अब इन एंगल्स को कई बार हम नाम ऐसे भी दे देते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। जैसे कि ऐसे लिख दिया मैंने, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ऐसे भी लिख देते हैं। और एंगल का नाम हम ऐसे भी लिखते हैं कि जो जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो पॉइंट हमारा बीच में आता है। जैसे कि हम नाम देते हैं कि एंगल, अगर मेरे को एंगल ए का नाम लिखना है तो या तो मैं एंगल लिखूँगा बी ए सी या सी ए बी, तो मैं ऐसे लिखता हूँ एंगल बी ए सी। ठीक, या फिर इसका एंगल का नाम सी ए बी भी ऐसे लिख सकते हैं। और जब एंगल बी का नाम लिखना है तो एंगल हमारा हो जाएगा ए बी सी, तो एंगल हमारा हो जाएगा एंगल ए बी सी। इसको, इस बी एंगल को सी बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा एंगल हो जाएगा, तीसरा हमारा एंगल है सी, तो इसका नाम हो जाएगा बी सी ए, बी सी ए, या इसका नाम ए सी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 साइड, 3 वर्टिसेस और 3 ही हमारे पास एंगल होते हैं ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये हमारे पास थी ट्रायंगल का बेसिक की। ट्रायंगल का नाम, हमारा ट्रायंगल का नाम ए बी सी मान लो, जिसकी 3 साइडें होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 ही हमारे पास एंगल होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल को हम इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट है हमारे पास की साइड पे बेस्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड, साइड पे बेस्ड पे।
ठीक है। साइड पे बेस्ड है हमारे पास ट्रायंगल की क्या टाइप होती हैं? ट्रायंगल की हमारे पास पहली टाइप होती है स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल। अब स्केल एंड ट्रायंगल कौन सी होती है? स्केल एंड ट्रायंगल हमारी वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडें जो है वो अनइक्वल लेंथ की हो। ठीक है, तीनों साइडें अनइक्वल लेंथ की हो। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, जो साइड की ये लेंथ है, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो जो ये साइड की लेंथ है अगर इनको मेजर करेंगे तो ये तीनों जो है वो अनइक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। दूसरी हमारे पास है बी पे हमारे पास होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास होती है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। अगर ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी अगर हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी अगर दो साइडें इक्वल है हमारे पास, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो दो साइडें आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास दो साइडें इक्वल होती हैं। जरूरी नहीं है कि यही साइड हो, ये और ये भी इक्वल हो सकती हैं, ये और ये भी इक्वल हो सकती हैं। फॉर इजी कन्वीनियंस जनरली क्या है कि हम इन दोनों साइडों को इक्वल मान लेते हैं। और जब हमारे पास ये दो साइडें इक्वल होती हैं, आगे जाके हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, दो साइडें इक्वल, उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल। या कई बार हमें क्या है कि एंगल इक्वल दिया हो तो हम इन आमने सामने वाली साइडों को भी इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरी हमारे पास होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरी है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप समझ गए होंगे कौन सी ट्रायंगल होंगी? जिसकी तीनों साइडें हमारी इक्वल हो। जिसकी तीनों साइडें हमारी इक्वल हो। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। और अगर ऑल थ्री साइड इक्वल हैं तो अब जैसे अगर मान लो कि ये इस साइड को भूल जाएं, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि तीनों के तीनों एंगल भी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? तीनों के तीनों एंगल भी हमारे यहाँ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, थ्री साइड इक्वल, थ्री एंगल इक्वल, टू साइड इक्वल, टू एंगल इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल मतलब जो इन साइडों के कोरस्पोंड करेंगे। ठीक है, कि इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल। ठीक है, और कोई भी साइड इक्वल नहीं, कोई भी एंगल इक्वल नहीं। तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन साइड हमारी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब उसके बाद है बेस्ड ऑन एंगल। एंगल पे बेस्ड हमारी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। एंगल पे बेस्ड। एंगल पे बेस्ड हमारे पास है नंबर 1 होगी हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्या है कि लास्ट लेक्चर चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है हमारा? एक्यूट एंगल हमारा होता है जो कि होता है हमारा 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारी वो ट्रायंगल होगी जिसके सारे के सारे एंगल जो हैं, तीनों के तीनों एंगल वो हमारे 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑल थ्री एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे होगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हमारी होती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारी होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। एक एंगल जो है हमारा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल को ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे हमारा क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, कोई भी एक एंगल हो सकता है, वो यहाँ पे बना लो या यहाँ पे बना लो, तो हमारा 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिख दें वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक
ठीक है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद थर्ड हमारी हो जाएगी, थर्ड होगी हमारी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल हमने पढ़ा था कि लाइन्स एंड एंगल में ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा था, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है हमारा। तो इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ये हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इसका नाम ए, बी और सी। ये एंगल जो हमारा वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का हो गया, ये अभी बताता हूँ कैसे, कि दो एंगल हमारे 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमारे तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ठीक है, तीनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल हो सकते हैं, बट दो एंगल हमारे राइट एंगल नहीं हो सकते ट्रायंगल में, और ऑब्ट्यूस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक होती है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी, एक हमारे पास होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए, बी और सी है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो हमारे पास होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, पहले तो यही प्रूव कर लेते हैं कि ये 180 डिग्री कैसे आता है, कि ट्रायंगल के, अगर मान लो यहाँ पर ये हमारे पास एंगल ए है, ठीक है, इस एंगल को हम मान लेते हैं, इस एंगल को अगर हम एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें और इसको एंगल 3 मान लें। वैसे तो ये एंगल ए बी सी है ही है। अगर मैं अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे या सी पॉइंट पे या बी पॉइंट पे कहीं भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेकेंड ब्लैक पेन ले लूँ, यहाँ पे अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, मैं इसको बोल देता हूँ ई एफ। ये ई एफ जो है, ई एफ लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ कर दी बी सी के, इस बी सी के ये पैरेलल हो गई है। ठीक है, ये पैरेलल ड्रॉ कर दी। अगर ये लाइन पैरेलल है, ये क्योंकि हम लाइन्स एंड एंगल और पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, अगर ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पैरेलल इस लाइन के, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर एंगल 3 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा 3 का नहीं, 3 ही नहीं हो जाएगा। अगर इस एंगल को हम 3 बोल रहे हैं तो ये भी 3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ये और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है और ये अल्टरनेट है और इंटीरियर है। ऐसे ही सिमिलरली अगर ये लाइन इसके पैरेलल दी है तो और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ई एफ एक लाइन है, ई एफ क्या है, एक लाइन है। ठीक है, और एक लाइन पे बने, एक लाइन के एक पॉइंट पे बने हुए जितने भी एंगल होते हैं उसके एक साइड में, अगर कोई लाइन है उस पर एक पॉइंट ले लिया, उसके एक साइड में जितने भी एंगल बने होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 क्या है हमारा, एंगल ए, एंगल 2 क्या है, बी, और एंगल 3 क्या है, सी, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आ गया। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आ गया, ठीक है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में जाएं, अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में जाएं जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गई, तो बाकी कितना बचा, बाकी दो एंगल जो है वो 90 के बचे। अब दो एंगल जो है हमारे वो दो एंगल 90 के बचे, अगर हम इसमें एक और एंगल 90 का बना देंगे तो तीसरा एंगल तो बचेगा ही नहीं, तो वहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। ये तो कुछ ऐसे बन जाएगा कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, और अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बना दें या फिर यहाँ पे 90 डिग्री बना दें, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया तो ये तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन बन जाएगी। ट्रायंगल तो आपस में तीसरा एंगल तो कहीं बनेगा ही नहीं, तो इसलिए दो एंगल राइट एंगल नहीं हो, दो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है कि देखो ये हमारे पास ये 90 से ज़्यादा का एंगल है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना मान लेते हैं,
90 का हमारा राइट एंगल होता है, 91 मान लेते हैं। अगर ये एंगल हमारा 91 का हो गया तो बाकी कितने बचे, 89। तो दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 से बड़ा होता है हमारा, ठीक है। तो दो एंगल का सम, और ये दो एंगल का सम है हमारे पास, यहाँ पे ये भी दो एंगल का सम है, ये दो एंगल का सम है। एक एंगल हमारा ये 90 का है, तो यहाँ पे 89 बनेगा, तो एक ही एंगल बनेगा हमारे पास, वो भी, और वो भी ऑब्ट्यूस नहीं होगा, एक्यूट ही होगा वो, ठीक है। तो दो ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकते हैं, दो राइट एंगल में, दो एक्यूट हो सकते हैं हमारे पास। दो एक्यूट कैसे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट ऐसे हो सकते हैं कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये एंगल हम मान लेते हैं एक्यूट में, हम लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट हम 89 का मान लेते हैं। 89 का अगर ये है तो बाकी दोनों एंगल, इनका सम कितना बचा, 91 का, 91 बचा। दूसरा भी अगर हम 89 का मान लें, ये भी 89 का है, ये भी 89 का है, तो ये कितने का रह जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा हमारे पास 2 डिग्री का। ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ठीक। अगर हम ऐसे मान लें कि ये हमारे पास 1 डिग्री का है, ये हमारे पास 2 डिग्री का, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगी वो, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कि हाँ एक ही हमारे पास राइट एंगल हो सकता है, एक ही हमारे पास ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस हो सकता है, दो दो नहीं हो सकते। एक्यूट एंगल हमारे तीनों के तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल का जो बेसिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। बाकी जो अगर कुछ बचा है तो वो नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, ओके। तो ट्रायंगल के बेसिक के बाद हमारे पास है ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी, जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी जिसको हम हिंदी में सर्वांग समता ही बोलते हैं, सर्वांग समता से हिंदी से तो वैसे ही आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सर्वांग समता मतलब सर्व अंग समान, मतलब कि सभी अंग समान, सभी अंग समान मतलब सारे के सारे अंग, मतलब ट्रायंगल के हमारे जो पार्ट होते हैं, जैसे कि यहीं से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे अगर हमारे पास ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में ही हमारी कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल का नाम मैं ट्रायंगल ABC दूं और इस ट्रायंगल का नाम PQR दूं, तो सर्वांग समता अगर बिल्कुल कुछ भी ना बताएं तो यहाँ से जैसे हमें समझ में आया सर्व अंग समान मतलब सभी अंग समान, तो ये कह रहा है कि ट्रायंगल में हमारे पास क्या होते हैं, 3 साइड होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 ही हमारे पास एंगल होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 3 साइड होंगी, 3 वर्टिसेस होंगे और 3 ही हमारे पास एंगल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सर्व अंग समान का मतलब कि साइड जो है वो हमारी साइड के इक्वल होंगी, एंगल जो है हमारे वो एंगल के इक्वल होंगे। वर्टिसेस तो सिर्फ नाम है ABC PQR, उनकी तो इक्वालिटी की बात नहीं है। तो यहाँ पे सर्वांग समता का अगर बेसिक समझे तो हमारे पास साइड जो है वो साइड के इक्वल, सभी अंग समान और एंगल जो है वो एंगल के इक्वल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में वैसे भी लिखते हैं क्या, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, जितने भी आयाम हैं उन सब में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिगर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम। फिगर हुज मतलब हुज यहाँ पे दो की बात की है कि ऐसे दो फिगर जिनकी शेप और साइज जो है वो बोथ आर सेम। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में बात जो होगी वो बात होगी बेसिकली, एक तो बात होगी हमारी शेप की, शेप और एक होगा साइज, शेप और साइज। शेप मतलब कि हमारा आकार क्या है, और साइज मतलब कि माप क्या है, ठीक है। अगर जो भी दो फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनमें क्या होगा, हमारा सेम शेप होगा हमारा और सेम शेप और सेम साइज, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होंगी हमारे पास। अगर हम ट्रायंगल को छोड़ भी दें फिलहाल के लिए, अगर हम वैसे बात करें कि कॉन्ग्रुएंसी जो हमारे डेली लाइफ में है, जैसे कि ये देखो ये दोनों हाथ, ठीक है,
ये दोनों हाथ सेम शेप है, सेम शेप है मतलब कि देखो इसमें 5 फिंगर हैं, इसमें भी 5 फिंगर हैं, ठीक है, तो सेम है। अगर मैं इसको एक हाथ को दूसरे पे रख दूं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे को कवर कर लेता है, बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे को कवर कर लेता है। इस साइड से देखोगे तो यहाँ से भी एग्जैक्टली कवर कर लिया है। तो यही होता है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, कि अगर एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखें और वो उसको कवर कर ले, एग्जैक्टली कवर कर ले, तो उन्हीं दो फिगर को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे कि अच्छा, पहले तो वैसे ही पता लग जाएगा कि सेम शेप होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लूँ कि मान लो ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है, अगर मैं बोल लूँ क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि शेप डिफरेंट है। शेप क्या है? डिफरेंट है। सेम शेप होनी चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर लूँ तो क्या ये हो सकते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट? ये भी शेप जो है हमारा वो डिफरेंट है, यहाँ पे ये भी हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर मैं एक सर्कल और एक स्क्वायर लूँ तो क्या ये होंगे? ये भी नहीं होंगे, क्योंकि शेप क्या है? डिफरेंट है हमारे। सबसे पहले तो हमारे पास शेप तो सेम होनी चाहिए कि हम दूर से देख के ही सिर्फ अंदाज़ा लगा सकें कि ये कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं या नहीं। जैसे कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साथ ही लेंगे, एटलीस्ट ये तो दिख रहा है कि शेप तो सेम है, माप सेम होगा तो हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर है हमारा तो ये दूसरा भी स्क्वायर ही होना चाहिए, एटलीस्ट शेप तो सेम है, यहाँ पे शेप तो सेम है, हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब जब मेजर करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। अगर सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल ही होना चाहिए, ये है शेप का मतलब, ये है सेम शेप का मतलब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होनी चाहिए दूसरी भी, स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए, और सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए। फिलहाल हमारा चैप्टर जो है वो ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, हम स्क्वायर की कॉन्ग्रुएंसी या सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी नहीं देखेंगे, बट समझाने के लिए। अब अगर मान लो दो सर्कल हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या? बस रेडियस। अगर इसकी रेडियस के इक्वल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही तो है। अगर मान लो हम रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल बनाते हैं ये, और रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेके एक दूसरा सर्कल बनाते हैं, तो इसकी भी रेडियस इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर, तो दोनों क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में हमारे पास साइड मान लेते हैं कि ए, अगर साइड हमारी 2 सेंटीमीटर है तो उसका अगर हम स्क्वायर बनाएं तो हमारे पास ये बनेगा। दूसरा अगर 2 सेंटीमीटर का बनाएं तो हमारे पास यही बनेगा। तो दोनों की साइड 2 सेंटीमीटर है, तो शेप भी सेम है और साइज मतलब माप भी सेम है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल में भी ऐसे ही होगा हमारा। तो ट्रायंगल में हमारे पास कुछ रूल अप्लाई होंगे, ठीक है, कि हाँ हमारी तीनों साइडें इक्वल हो जाएं, तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, दो साइडें एक एंगल इक्वल हो जाएं। इस टाइप से हम रूल पढ़ेंगे कि हमारे ट्रायंगल में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि और बेसिकली ये क्या है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है वो होता है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है घरों में गिलास, 6 गिलास का सेट लेके आए मम्मी पापा, सब एक जैसे हैं। कटोरी का शेप लेके आए, कटोरी लेके आए, सब कटोरियाँ एक जैसी हैं। थाली लेके आए, सब थालियाँ एक जैसी हैं, ठीक। तो ये क्या है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का क्या होता है? शेप भी सेम होती है और माप भी सेम होता है। तो क्या है कि जो मोल्ड तैयार कर रहे हैं जिससे हम गिलास या फिर कटोरी या वो बना रहे हैं, या फिर ये जैसे कि हमारी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर अल्टो मान लें, सारी अल्टो ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं अगर एक ही मैन्युफैक्चरिंग अगर एक ही ईयर में हुई है उनकी, ठीक है, कोई अगर अदर चेंजेस ना हो तो ठीक है, तो वो सारी की सारी सेम दिखती है ना, अगर वाइट कलर की हैं सारी की सारी, और तो उससे भी हम कह सकते हैं कि वो आइडेंटिकल हैं, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो जब भी आइडेंटिकल होंगे तो मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे हमारे। तो आई होप कि कॉन्ग्रुएंसी का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि उसके लिए क्या होना चाहिए। बेसिकली हमारा क्या होना चाहिए? शेप जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साथ, सर्कल है तो सर्कल के साथ, स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ, और साइज उनका माप भी सेम होना चाहिए। सर्कल के केस में हमें सिर्फ रेडियस ही इक्वल करने की
स्क्वायर के केस में हमें उसकी साइड ही, और ट्रायंगल के केस में क्योंकि साइड 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और यूज़ होती है हमारी, चलो वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास बेसिकली ये ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं, जो कि हमारे होते हैं साइड एंगल साइड, दूसरा होता है हमारा एंगल साइड एंगल, या इसको एंगल एंगल साइड भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है दोनों में डिफरेंस है इनमें, बट ठीक है 4 ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं माने जाते हैं। उसके बाद हमारा होता है एक साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर इक्वल हैं, और एक होता है हमारा RHS, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास तो उसमें एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, मतलब कि क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, यहाँ पे एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, यहाँ पे साइड साइड साइड, और RHS हमारा होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस और वन साइड। जो ये दोनों हैं हमारे, ये दोनों क्राइटेरिया हमारे एक्सरसाइज 7.3 में यूज़ हो रहे हैं, और ये जो दोनों क्राइटेरिया हमारे ये 7.1 में, 7.2 जो है हमारी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मैंने बताया ना कि 2 साइडें इक्वल होती हैं और 2 आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, वो उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमारा कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का हमारा क्राइटेरिया होता है। तो ये क्या है हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, अगर आपकी बुक में देखोगे, अगर बुक में देखोगे तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस रूल में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक एक्सियोम है पहले तो। ठीक है, एक्सियोम हमारे पास एक्सियोम 7.1, तो एक्सियोम 7.1 है हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसमें क्या है हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल्स, देखो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2 ट्रायंगल, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ABC इसको नाम देते हैं, और दूसरी ट्रायंगल को हम PQR नाम देते हैं। एक तो ये है हमारे पास एक्सियोम, हमारे पास एक्सियोम होते हैं और थ्योरम होती हैं। एक्सियोम क्या होती हैं कि ऐसी चीज़ें जो कि प्रूव तो नहीं की जा सकती हैं, उनको मान लिया गया है कि ये ट्रू हैं। जैसे कि अब ये क्या है कि इसमें हम एक्सपेरिमेंटली ही प्रूव कर सकते हैं, थ्योरेटिकली नहीं प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ की, ठीक है, ये तो क्योंकि बिना मेजरमेंट के ड्रॉ की ये अनइक्वल हो सकती हैं। अगर मैं मेजरमेंट लेके अगर मैं ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल बना के उनको और काट लूँ ऐसे, ठीक है, या मैं ऐसे ले लूँ, या मैं ऐसे यही एग्जांपल ले लूँ कि ये मेरे हाथ है, ठीक है, ये मान लो कट आउट है, पेज में से कट आउट कर लिया मैंने, ऐसे रखा और उसको ऐसे कट कर लिया, फिर दूसरा हाथ रखा और ऐसे कट कर लिया, और इन कटआउट को अगर मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते हैं ना, कवर कर लेते हैं। तो कटआउट भी ट्रायंगल के अगर कटआउट हो गए सेम शेप के और सेम साइज़ के, तो वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, तो इसलिए उनको एक्सियम बोलते हैं। थ्योरम वो होती हैं जिनको हम प्रूव करते होते हैं, जिनको हम मैथमेटिकली प्रूव करते होते हैं। तो ये हमारे पास एक्सियम है, इसको मान लिया गया है कि ये ट्रू है। तो इसमें क्या है कि 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि अगर हम ये दोनों साइड ले रहे हैं, मान लो ये साइड और ये साइड ले रहे हैं हम, ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा हमारा। अगर मैं ये साइड और ये साइड लूँगा तो इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा मेरा, जो मतलब जो 2 साइडें वो एंगल बना रही है ना, उसको इंक्लूडेड एंगल बोला जाता है। अगर मैं ये साइड और ये साइड ले रहा हूँ तो इंक्लूडेड एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है, मान लेते हैं कि हम ये साइड ले लेते हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक है, और इनका इंक्लूडेड एंगल ये आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर इसकी मैं साइड मान लूँ कि इसकी ये साइड मान लेता हूँ ये, और यहाँ पे ये इंक्लूडेड एंगल। तो इसने कहा है कि अगर ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास। इनमें अगर हमें 2 साइडें इक्वल हैं, 2 साइडें इक्वल है मतलब कि इसकी AB साइड इक्वल है इसकी PQ साइड के साथ, और BC साइड जो है वो BC साइड जो है इक्वल है QR के साथ, और एक इंक्लूडेड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PQR के, ठीक।
ट्रायंगल पी क्यू आर के हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक। और जब ट्रायंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, जब ट्रायंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, क्योंकि क्या है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया हमारा क्या है, सेम शेप सेम साइज, मतलब ये आकार भी सेम और मेजरमेंट माप भी सेम शेप है इनका, ठीक है। और मेजरमेंट अगर हमने मान लो मेजरमेंट करते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर के, ये भी 5 सेंटीमीटर के इक्वल हैं, ये 10 सेंटीमीटर के, ये 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये एंगल का मेजरमेंट मान लो 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री है, इक्वल आ गया हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि हमारी दो ट्रायंगल जो है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और कॉन्ग्रुएंट होगी तो सेम शेप और सेम साइज के क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, एक टर्म आती है हमारे बाय CPCT। इस CPCT का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं बाय CPCT हम ये कह देते हैं कि जो बचे हुए पार्ट है ना, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल में 3 साइडें होती है, 3 एंगल होते हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 साइडें तो इक्वल दे दी, तो इसका मतलब तीसरी साइड जो ये साइड बची है हमारी, ये भी हमारी इक्वल हो जाएगी। बाय CPCT हम कह सकते हैं कि साइड जो हमारी साइड AC इक्वल टू साइड PR, ठीक है। और एंगल हमने एक ही ये वाला एंगल किया है इक्वल, तो मतलब कि एंगल C जो है वो एंगल कोरस्पोंडिंग के इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग का मतलब अभी बताता हूँ, अभी के लिए देख लो कि एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, और एंगल A जो है वो होगा हमारा एंगल P के। एंगल C R के और A जो है वो P के इक्वल होगा हमारे पास, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सियोम 7.1 SAS, साइड एंगल साइड। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में 2 साइडें इक्वल हैं और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएंगी, वो दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और बाय CPCT उनके अदर पार्ट जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, अब कोरस्पोंडिंग से क्या मतलब है, कोरस्पोंडिंग से मतलब है हमारा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये एंगल जो है वो R के और C जो है वो P के इक्वल हो जाएगा, नहीं। जैसे हमने ट्रायंगल का नाम लिया है, इस ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ABC, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम। अब इस ट्रायंगल के साथ हमारे ये ट्रायंगल की ये साइड जो है वो इसके इक्वल है, तो दूसरी ट्रायंगल का नाम हमारा क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे तो मैंने पहले ही लिख दिया था ट्रायंगल का नाम, ठीक है। मान लो हमें ट्रायंगल के नाम ऐसे ABC या PQR नहीं दिया है कि ट्रायंगल ये दी हुई है नाम है, और 2 साइड है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो आपको बताना है कि ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ठीक है। नाम कैसे, एक पहले वाले ट्रायंगल का नाम लिख लो, ट्रायंगल ABC ऐसे, ठीक है, लिख लिया, ABC लिखो, BCA लिखो, या CAB लिख लो, बस ABC लिख लिया। उसके बाद दूसरी ट्रायंगल का देखो, यहाँ पे साइड AB जो है वो इस साइड के, ये इस साइड के इक्वल है, ठीक है, और ये जो है हमारी साइड इसके इक्वल है, अभी फिलहाल के लिए इसको मैं, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल है, तो या तो ये नाम होगा हमारा PQ, या तो ये नाम PQ ऐसे ले सकते हैं हम इसका, या फिर इस ट्रायंगल का नाम QP ऐसे लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड क्या है हमारी BC, देखो AB, उसके बाद BC हमारी किसके इक्वल है, QR के, तो PQ, यहाँ पे तो अगर मैं R लिखूंगा ना, तो यहाँ पे तो ये बन ही नहीं पाएगा, यहाँ पे तो ये दोनों साइड बन रही है जो कि हमारी AC है, तो यहाँ पे मुझे R लिखना पड़ेगा, मतलब कि ये नाम सही नहीं है, ये नाम सही है हमारा। देखो यहाँ पे AB साइड इक्वल किसके है, PQ के, तो ये PQ आ गया। उसके बाद BC साइड किसके इक्वल है हमारी, QR के, तो ये QR आ गया। और तीसरी साइड जो कोरस्पोंडिंग साइड होगी हमारी, तीसरी जो हमने इक्वल किया वो क्या होगी हमारी CA, वो हमारी CA होगी, मतलब कि PR के इक्वल। इसको RP लिख दिया, PR लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे साइड के नाम ऐसे, बट ट्रायंगल का नाम इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है, ठीक है। और कोरस्पोंडिंग एंगल देखो, यहाँ पे हमारे पास A जो है वो A जो कोरस्पोंड करेगा वो P के कोरस्पोंड करेगा, B जो है वो कोरस्पोंड करेगा हमारे Q के, और C जो है वो कोरस्पोंड करेगा हमारे R के। तो एंगल C मतलब R के इक्वल होगा, B जो है वो Q के, और A जो है वो P के। ये हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड होंगे, इस टाइप से लिखना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि मान लो ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल का नाम हमने बगैर देखा ऐसे लिख दिया कि ट्रायंगल का नाम हो जाएगा QPR, ऐसे लिख दिया, ये दोनों हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। अब हमें दी तो ये साइड है इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, मतलब कि AB और PQ इक्वल है हमारी, AB और PQ, पर यहाँ से देखें तो AB हमारी QP के, चलो ठीक है, PQ बोल लो या QP बोल लो। दूसरी साइड हमारी
बी सी हमारी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, पर यहाँ तो क्यू आर बन ही नहीं रहा, ऐसे बन रहा है जो कि हमारी कोरस्पॉन्डिंग ए सी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये नाम हमारा गलत हो जाएगा, ये नाम हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखना। एंगल की बात भी करेंगे, एंगल यहाँ पे बी हमारे यहाँ पे बी आ जाएगा, पर ए के कोरस्पॉन्डिंग हमारा पी आना चाहिए, ए के कोरस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे एंगल भी इक्वल नहीं बन रहे। तो वो ध्यान रखना है नाम को अच्छे से, मतलब समझ के कि हाँ कौन से पार्ट इक्वल हैं उससे लिखना है हमें नाम। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेमिंग कैसे करनी है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कि दो ट्रायंगल अगर हमें कॉन्ग्रुएंट दी हैं, ठीक है, उनको कैसे लिखना है, उनके CPCT कैसे अप्लाई करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कॉन्ग्रुएंसी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी।